हेलो एवरीवन। एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम में पढ़ने वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप एफवाई बीकॉम के सभी सब्जेक्ट के चारों के चार यूनिट के एक्सीलेंट सुपर रिवीजन सीरीज लेके आया है, जिससे कि आप लोग अपनी आने वाली एग्जाम चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसके लिए बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रिपरेशन कर सके और एक्सीलेंट रिजल्ट स्कोर कर सके। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को जरूर से देखें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर करें। अब दोस्तों इस सीरीज में आज के इस सेशन के अंदर हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। बट ये अकाउंट का यूनिट 1 जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा थ्योरी है। मतलब इस यूनिट के अंदर आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल टॉपिक को पढ़ने पड़ेंगे। घोड़े लग गए। घोड़े नहीं लोग। पता है मुझे, तेरे सामने बोल नहीं सकता। पर दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक के बहुत ही बढ़िया लेवल का रिवीजन करवाने वाला हूं। हाँ, ये रिवीजन सेशन है। अगर आपको हर एक टॉपिक के अच्छे डिटेल वीडियो देखने हैं तो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे रखे हुए हैं, तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स आज ही साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, myself Bhavin sir from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech and digital classes for 11th 12th Commerce, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level, providing education in offline mode, online live lectures and Sahas application। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये रिवीजन सेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ये आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत कम काम लगेगा, एमसीक्यू में थोड़ा बहुत काम लग सकता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट एग्जाम पर्पज से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यानी कि व्याख्या, पारिभाषिक शब्दों, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग। तो इसकी डेफिनेशन हमको दी हुई है AICPA ने। तो सबसे पहले तो आपको ये फुल फॉर्म AICPA का याद रखना होगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ध्यान रखना, एमसीक्यू वाली एग्जाम में लास्ट में अकाउंटेंट की जगह पर अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसने क्या कहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट कहा है, आर्ट ऑफ किन चीजों का आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कैसे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि प्रॉपरली, एंड पैसों में क्या, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फिर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये आप लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। एंड इंटरप्रिटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब कि वो रिजल्ट जो आता है उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो क्विकली एक बार, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कैसे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयरऑफ। दूसरी एक अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो ASC ने दी है, बट आप लोगों को डेफिनेशन AICPA वाले ही याद रखनी है। सिर्फ ASC का फुल फॉर्म आपको काम लग सकता है, जो कि होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। क्या बोला है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर कैश और क्रेडिट। अब इसके ऊपर से दो और टर्म आती है कि ट्रांजैक्शन में कैश और क्रेडिट बोला है, तो एक होंगे कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली, जिसमें तुरंत आपको पैसा रिसीव होता है या पैसे पे किए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। लाइक ₹2000 सैलरी पेड या 5000 ब्रोकरेज रिसीव्ड, तो उसमें तुरंत पैसा मिला। जबकि दूसरी कैटेगरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मींस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर। पैसा अभी नहीं मिला है या पे किया है, बट फ्यूचर में मिलेगा या फ्यूचर में पे करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज इवेंट। तो इवेंट क्या है, बहुत सिंपल है। इवेंट मींस रिजल्ट और आउटकम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका जो भी रिजल्ट या आउटकम निकलेगा, मतलब परिणाम, व्यवहारનું જે પરિણામ થાવે એને આપણે કહીશું ઇવેન્ટ। तो फॉर एग्जांपल मेरी जेब में 2000 रुपए है और मुझे कमीशन के 5000 रुपए मिले, तो कमीशन 5000 रुपीज रिसीव्ड, ये ट्रांजैक्शन हुआ। बट इस ट्रांजैक्शन की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, तो मेरी जेब में जो 2000 रुपए थे उसमें 5000 ऐड हो गए और मेरा कैश बैलेंस, मेरी जेब में पैसे हो गए 7000, तो ये कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, उसको बोलेंगे इवेंट। या फिर 10,000 का सामान मैंने 15,000 में बेचा, तो 10,000 का सामान खरीदा, 15,000 में सामान बेचा, ये ट्रांजैक्शन हो गए। बट उसका रिजल्ट क्या निकला, मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 में सामान खरीदा, 15 में बेचा, तो जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे इवेंट। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट डेफिनेशन जो की है कैपिटल, मूडी। तो कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर इन बिजनेस। ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। या तो ये ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि क्या कहती है, एनी कैश असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस बाय ओनर। ओनर बिजनेस के अंदर जो भी कैश असेट्स या गुड्स, रोकड़ मिलकत के माल लावे छे एने कहीશું कैपिटल। जबकि एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हो जाता है ड्रॉइंग, जो कि क्या कहता है, एनी कैश असेट्स और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर। अगर ओनर बिजनेस में कैश असेट्स या गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस लाता है तो वो कैपिटल। बट इफ एनी कैश असेट्स और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज ऑफ कोर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जवाबदारी के देवू। तो देखो, एनी अमाउंट पेएबल, पेएबल मतलब चुकववाना है बाय बिजनेस। अभी ये बिजनेस क्यों पैसे पे करेगा, तो आइदर फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और असेट्स, या तो फिर बोरोड मनी, मतलब बिजनेस ने कहीं से गुड्स क्रेडिट पे खरीदे होंगे या असेट क्रेडिट पे खरीदी होगी या किसी के पास से पैसे बोरो किए होंगे, तो उसके लिए जो भी पेमेंट, जो भी पैसा बिजनेस को पे करना है, अमाउंट पेएबल, उसको बोलेंगे लायबिलिटी, देवू, जवाबदारी। अब ये जो लायबिलिटी है उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, जिसमें दो कैटेगरी आती है, एक इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब आंतरिक, मींस लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, ओनर के प्रति जो बिजनेस की लायबिलिटी है उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, जो कि क्या होती है, कैपिटल। ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस को प्रोवाइड की है वो अगर अकाउंटिंग सेंस में देखोगे तो बिजनेस की ओनर के प्रति एक लायबिलिटी है, तो उसको इंटरनल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। जबकि ओनर को छोड़ के किसी भी और पर्सन को पेमेंट करना है बिजनेस को, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, मींस एनी अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। जबकि टाइम बेसिस के ऊपर हम लोग लायबिलिटी के बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें एक होता है करंट लायबिलिटी, या इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, और दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी, या उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। टर्म मतलब टाइम, तो करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम, एक साल से कम। अगर लायबिलिटी एक साल के अंदर पे कर देनी है, एक साल से कम टाइम पीरियड में पे करनी है, तो वो करंट लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी एक साल से ज्यादा टाइम के बाद पे करनी है उसको बोलेंगे नॉन करंट या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद इसी तरह से हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है असेट की। तो देखिए, असेट क्या है, तो असेट मींस एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन और टच, दृश्य, अथवा इनटेंजिबल मतलब अदृश्य प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, मतलब कोई पण दृश्य अथवा अदृश्य वस्तु के जेनी मालिकी धंधानी होय एने આપણે કહીશું असेट। अब असेट को तीन कैटेगरी में बाइफर्केट कर सकते हैं। सेम जैसा लायबिलिटी में था वैसे ही दो कैटेगरी तो है ही। एक है नॉन करंट असेट या फिक्स असेट, मतलब जो असेट को एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में होल्ड किया जाता है उसको बोलेंगे नॉन करंट असेट। अब नॉन करंट असेट में दो कैटेगरी हो सकती है, एक हो सकती है टेंजिबल और दूसरी हो सकती है इनटेंजिबल। ठीक है,
टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मींस असेट विच कैन बी सीन एंड टच, जबकि इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल असेट है। बट इंटेंजिबल हो या तो टेंजिबल हो लाइक फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, तो वो सब होती है फिक्स असेट या तो नॉन करंट असेट। जबकि करंट असेट क्या है? असेट विच आर हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, तो उसको बोलेंगे करंट असेट लाइक डेटर्स, कैश और बैंक बैलेंस, गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ करंट असेट। जबकि फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट मतलब काल्पनिक मिलकतों, काल्पनिक मिलकतों શું છે? तो ये एक्चुअली में कोई असेट है ही नहीं, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब प्रसारित महसूली खर्चा, मींस ऐसे एक्सपेंस जिसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल के लिए मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट क्या होगी डेफिनेशन? एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो फिर फिक्टिशियस असेट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है रिसीट। रिसीट, रिसीट मतलब पैसा मिलना, तो मनी रिसीव्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मीन क्या है? मनी रिसीव्ड, जब भी बिजनेस को पैसा मिलता है तो उसको बोलेंगे रिसिप्ट। अब ये जो रिसिट है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिट मतलब के मूड़ीकृत आवकों, और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिट मतलब महसूली आवकों। अब कैपिटल रिसिट मतलब ऐसी रिसिट जो कि रेगुलर नहीं मिलती है, कभी कभार मिलती है, कुछ सालों में इक्का दुक्का बार मिलेगी, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिट। रिसिट विच आर नॉट रेगुलर इन नेचर या नॉट रिसीव्ड रेगुलरली, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिट। बट जो रिसिट रेगुलर मिलती रहती है, रिकरिंग है, बार बार मिलती है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से मिलती है, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिट। अब जैसे रिसिट है उसी तरह से यहां पर नेक्स्ट टर्म है पेमेंट। तो देखिए पेमेंट क्या, जब यहां पर मनी रिसीव्ड थी तो पेमेंट में क्या हो जाएगा? मनी पेड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड पेमेंट। तो अब पेमेंट भी यहां पर दो कैटेगरी में बाइफरकेट होंगे मेन। तीसरी कैटेगरी तो ऊपर भी देख लिया, पहला एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंस जो कि रिपीटेड या रेगुलर नहीं होते हैं, एक्सपेंस विच आर नॉट इनकर्ड रेगुलरली इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर एक्सपेंस जो बार बार होते हैं, रेगुलर होते हैं, महसूली खर्चा, एक्सपेंस विच आर इनकर्ड रेगुलरली या तो फिर फॉर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी या फ्रीक्वेंटली, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर जो तीसरी कैटेगरी है जो कि हमने आगे भी देखा, क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रसारित महसूली खर्चा। हमारा आयु ने फिक्टिशियस असेट, देखो हमने लिखा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर, और उसको हम लोग क्या करेंगे? एक साल में P&L अकाउंट में लिखने की जगह पर कुछ ईयर्स के बीच में राइट ऑफ करेंगे, मतलब कि पूरा खर्चा ने કોઈ એક વર્ષના નફા નુકસાન ખાતામાં લખવાના બદલે અમુક વર્ષોમાં માંડી વાળીએ છે, તો એને કહેવાય ડિફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર, લાઈક હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ, જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ, प्राथमिक खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर, ये सब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेटर्स, देवादारों। तो देखो जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल करता है, सेल गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। कस्टमर को अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो वो कस्टमर्स जो होते हैं उनको ही हम लोग कहेंगे डेटर। देखो बिजनेस गुड्स कैश में भी बेच सकता है, क्रेडिट में भी बेच सकता है, पर बिजनेस ने जिन लोगों को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है सिर्फ उन लोगों को बिजनेस के डेटर कहा जाता है। और ये जो डेटर है दोस्तों ये करंट असेट में आता है। करंट असेट में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश या बैंक बैलेंस, स्टॉक, ये सारी चीजें आती है। क्लियर? चलो पहली 10 डेफिनेशन आपको समझ में आ गई।
चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने FY BCom या आगे SEM2 SY BCom TY BCom के लिए एक्सलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर अवेल करना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्टडी ऑप्शंस ऑफर करता है, जिसमें आप साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लासरूम्स जो कि कारेलीबाग, सयाजीगंज या वाघोडिया रोड ब्रांच पर आप आके बेहतरीन फैकल्टीज के साथ एक्सलेंट क्लासरूम में एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरे ऑनलाइन लाइव डिजिटल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे जो ऑफलाइन में लेक्चर्स होते हैं उसको लाइव अटेंड कर सकते हैं। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जिसकी की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आप ऑफलाइन वाले लेक्चर्स भी और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सारे के सारे डेमो में देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप साहस इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें और अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही बढ़ाइए। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डेटर था उसका ही एग्जैक्ट ऑपोजिट पार्ट है क्रेडिटर। डेटर कौन थे? जिनको बिजनेस गुड्स सेल करता था। जबकि क्रेडिटर कौन है? तो बिजनेस जिनके पास से गुड्स परचेस करता है। ये बिजनेस है, अभी बिजनेस गुड्स इस बंदे के पास से परचेस कर रहा है तो ये सप्लायर हो गया। गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे खरीदा, तो ये जो सप्लायर भाई साहब है ना, उसी को हम लोग कहेंगे क्रेडिटर। मींस पर्सन और फर्म फ्रॉम हुम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। उसके बाद है दोस्तों कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पड़तर। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? तो टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और सर्विस वॉट एवर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड या रिक्वायर्ड टू बी मेड, देन टोटल ऑफ दीज एक्सपेंस इज कॉल्ड कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के पीछे जितना भी खर्चा होता है वो सभी खर्चों के टोटल को कॉस्ट कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों वाउचर। तो देखिए वाउचर क्या है? तो रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो रिटर्न में एविडेंस वाला डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा वाउचर। देन डेप्रीसिएशन, सबको पता है डेप्रीसिएशन का मतलब क्या? घसारो। तो ये क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस एवरी ईयर ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, रिड्यूस्ड वैल्यू और अमाउंट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल ये कार है, अभी ये कार ये हमने जब खरीदी तब 10 लाख रुपए थी। अब 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इस कार की वैल्यू हो गई है फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीस। तो यहां पर ये 10 लाख और 8 लाख के बीच में जो 2 लाख रुपए रिड्यूस हो गए असेट की वैल्यू में से, उसको ही हम लोग बोलेंगे डेप्रीसिएशन। तो द वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस्ड ड्यू टू सर्टेन रीजंस, देन सच रिड्यूस्ड वैल्यू लाइक यहां पर हमने देखा एग्जांपल में ये 2 लाख रुपीस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, घसारो। एंड उसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज बैड डेट। बैड डेट मतलब दाल खाद। तो देखिए व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, देखो क्रेडिट के साथ ही कनेक्टेड है। जिनको हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं वो हो जाते हैं हमारे डेटर्स। अब बिजनेस ये डेटर्स के पास से फ्यूचर में पैसा रिसीव करेगा, बट समटाइम्स डेटर्स डज नॉट पे द फुल अमाउंट, सो द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द डेटर, मतलब डेटर के पास से जो पैसा नहीं मिला उसी अमाउंट को हम लोग बोलेंगे बैड डेट, दाल खाद। क्लियर? तो यहां पर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हुई। आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब पहली चीज तो ये याद रखना कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पर है। इसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर आपको अकाउंट के बाइफर्केशन कहे हो तो वैसे 3 है, बट अगर हम लोग मेन बाइफर्केशन देखें तो मेन 2 है, 2 रहेंगे। एक है पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तियों ना खाता अथवा व्यक्तिगत खाता, एंड सेकंड का नाम है इम्पर्सनल अकाउंट मतलब बिन व्यक्ति ना खाता।
और ये जो बिन व्यक्तिना खाता છે ને એમાં પાછી બે કેટેગરી આવે. એક होता है रियल मतलब माल मिलकतना खाता અને બીજા છે नॉमिनल मतलब उपज खर्चना खाता. तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की. तो पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों ना खाता, इसके अंदर 3 टाइप होता है, जिसमें पहला है नेचुरल पर्सन, लिविंग ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल भाविन सर अकाउंट. तो भाविन सर नेचुरल पर्सन है, आप लोगों का नाम, आपके मम्मी पापा का नाम MS धोनी, तो ये क्या है नेचुरल पर्सन. अगर कोई नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट या फिर MS यूनिवर्सिटी, महाराज ससरानी यूनिवर्सिटी. तो ये क्या है फर्म के नाम है, तो वो होंगे आर्टिफिशियल पर्सन में. एंड तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो कि किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैपिटल हो गया या ड्राइंग हो गया. देखो ये कैपिटल या ड्राइंग क्या करते हैं, ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है. या फिर ऐसे कोई भी इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट जिसके आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगता हो, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड सैलरी, या अक्रूड कमीशन, या आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो वेजिस के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा, प्रीपेड वर्ड लगा, तो इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. तो पर्सनल में 3, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. अब इसके डेबिट क्रेडिट के रूल क्या है, तो पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों ना खाता ना उधार जमाना नियमो શું છે, ડેબિટ ધ રિસીવર લેનાર ખાતે ઉધાર एंड क्रेडिट द गिवर आपनार खाते जमा. याद है आप लोगों को 11th में भी पढ़ चुके हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारा रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट जिसके अंदर क्या आता है गुड्स एंड असेट्स. याद रखना रियल अकाउंट मतलब माल मिलकतना खाता. तो आ माल कोनो माल सर, माल मतलब जे वस्तु धंधो खरीदे के वेचવાનું काम करे છે તે, अथवा असेट. तो इट इंक्लूड्स टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स एंड गुड्स, जिसके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी बहुत सारे देखे हुए हैं. और इसके डेबिट क्रेडिट के रूल क्या है, रियल अकाउंट के माल मिलकतना खाताનું આવે તે ઉધાર, જાય તે જમા. डेबिट व्हाट कम्स इन આવે तो उधार, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट જાય तो जमा. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. અને लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं उपज खर्चना खाता. तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर उपज यानी कि इनकम या गेन आएगा एंड एक्सपेंस या लॉस आएगा. और इसका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, मतलब खर्च के नुकसान उधार हो, एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन मतलब आवक अथवा लाभ ने जमा करो. क्लियर. तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये तीनों ही 3 टाइप के अकाउंट उसके अंदर क्या आता है और उसके डेबिट क्रेडिट के रूल को क्विकली रिवाइज कर लीजिए. देखिए दोस्तों ये रिवीजन सेशन है, तो आप इसको कम से कम 2-3 बार सुनिए, देखिए, ताकि अच्छे से याद रहे. और जो डिटेल टॉपिक के वीडियोस एप्लीकेशन पर रखे हुए हैं वो भी आप साहस ऐप से जरूर देखें. और अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस में, तो ये ऑफलाइन जो ब्रांच है उसके नंबर दिए हैं, आप उस पर कॉल करके हमारे क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं. अपना और अपने दोस्तों का एडमिशन ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन लाइव मोड में करवा सकते हैं और अपना नॉलेज और रिजल्ट बढ़ा सकते हैं. चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या बैलेंस शीट इक्वेशन अप्रोच, या इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है. देखो अभी हमने जो ऊपर स्टडी किया वो क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच, पर अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच या उसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, हिसाबी समीकरण अथवा बैलेंस शीट इक्वेशन मतलब पाका सरवैयाना समीकरणना अप्रोच ने जोवानुं छे. तो इसके अंदर आपको पता है कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट होती है, एक होती है डेबिट इफेक्ट और दूसरी होती है क्रेडिट इफेक्ट. और ये दोनों इफेक्ट की वजह से ही बैलेंस शीट जो है दोस्तों वो हमेशा टैली हो जाती है. और ये बैलेंस शीट के ऊपर ही ये अप्रोच डिपेंडेंट है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और इसीलिए उसको बैलेंस शीट अप्रोच भी कहा जाता है. तो पहले हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं और फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं. बैलेंस शीट पाकू सरवैयू,
जो आप लोगों ने आगे भी पढ़ा है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पेज को बीच में से फोल्ड करते थे, लेफ्ट साइड पर कैपिटल एंड लायबिलिटी मतलब मूडी અને જવાબદારી અથવા મૂડી દેવા अमाउंट रुपीज, जमणी बाजू पर असेट्स अमाउंट रुपीज, और फिर जब ये कैपिटल एंड लायबिलिटी की सभी अमाउंट एंड असेट की सभी अमाउंट का टोटल करते हैं तो ये दोनों साइड का टोटल क्या हो जाता है दोस्तों, टैली, इक्वल हो जाता है। तो किन चीजों का टोटल इक्वल हो रहा है, यहां पर देखिए आप ध्यान से, कैपिटल एंड लायबिलिटी का टोटल जितना होता है वही सेम टोटल किसका निकलता है, असेट का। और इसीलिए यहां पर देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए, मूडी प्लस जवाबदारी इज इक्वल टू मिल्कतों। हाँ, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली साइड साइन चेंज करके अलग अलग तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक कैपिटल इज इक्वल टू, यहां पर ये लायबिलिटी को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, असेट माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी को अगर हम यहां पर ही रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, असेट माइनस कैपिटल। तो इस तरह से भी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन और ये दो तरह से भी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रेजेंट किया जाता है, और इसी की वजह से बैलेंस शीट टैली हो रही है तो इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। और इस कैटेगरी के हिसाब से यानी कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो अकाउंट्स है उसको 5 कैटेगरी में बाइफरकेट किया जाता है, और वो 5 कैटेगरीज कौन सी है, तो लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, असेट एंड एक्सपेंसेस, 5 है। अभी इसके नाम याद रखने के आपको टफ हो सकते हैं, तो मैं आपको याद रखने की एक टेक्निक सिखा रहा हूं दोस्तों। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इसके पहले अल्फाबेट देखो, LIC नाम सुना है कहीं पर, LIC जीवन बीमा पॉलिसी नाम सुना है, तो उसी के ऊपर से याद रखना है, LIC मींस लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और जो दूसरी कैटेगरी है वो A&E, वो इंग्लिश के आपको वावेल्स पता है, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, इंग्लिश ना स्वर, स्वर कया कया छे, A-E-I-O-U, और इसमें से आप पहले दो को याद रखो, A&E, बाकी के भूल जाओ। तो ये A&E मींस असेट एंड एक्सपेंसेस। अब इसके रूल क्या कहते हैं, तो अगर हम असेट एंड एक्सपेंस की बात करें तो इसका नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर असेट या एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट ही किया जाता है क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस ही है ओरिजिनली, बट अगर वो डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो रूल क्या है, असेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस देन डेबिटेड, डिक्रीजेस देन क्रेडिटेड। जबकि LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों। तो अगर ये इंक्रीज होते हो तो उसको क्रेडिट ही किया जाता है। देखो, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, पर अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट किया जाता है। क्लियर? इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिफर कर दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो इसका डिटेल वीडियो साहस एप्लीकेशन पर रखा हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रखा है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। साहस एप्लीकेशन में जो ऑफलाइन में पढ़ाया था वो वाला वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के एंगल से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने लिखा हुआ ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तकरीबन आपको 4 से लेके 8 मार्क में आ सकता है। क्या? डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग એટલે નામું, तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस या कंपैरिजन। तो देखिए, अकाउंटिंग जो है इट्स अ समराइजिंग फेज। अकाउंट में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को छोटा किया जाता है, जैसे P&L अकाउंट हो गया या बैलेंस शीट हो गई। व्हाइल बुक कीपिंग इज अ रेकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, नोंधવામાં આવે છે, જેમ કે जर्नल, आम नोंध या सब्सिडियरी बुक, ये सब क्या है, बुक कीपिंग। जबकि समराइजिंग फेज में P&L अकाउंट है या तो फिर बैलेंस शीट है, ये सब होता है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग इज अ समराइजिंग फेज, जबकि बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग फेज। देन बेसिस, तो अकाउंटिंग इज द बेसिस फॉर बिजनेस लैंग्वेज, जबकि बुक कीपिंग है इट इज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग
जो है वो बुक कीपिंग के ऊपर ही किया जा सकता है। देन पर्सन, बहुत सिंपल है दोस्तों कि जो भी पर्सन अकाउंटिंग का काम करता है उसको हम कहेंगे अकाउंटेंट, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग इज कॉल्ड बुक कीपर। अकाउंट के काम करने वाले को अकाउंटेंट कहेंगे, बुक कीपिंग का काम करने वाले को बुक कीपर कहेंगे। स्किल एंड नॉलेज, तो ऑब्वियस है कि अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल चाहिए, रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज, जबकि बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्ड करना है, सिर्फ लिखना है, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। देन पर्सनल जजमेंट, तो अकाउंटिंग के अंदर पर्सनल जजमेंट एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मतलब नेसेसरी, जरूरी। पर्सनल जो जजमेंट होते हैं वो करने पड़ते हैं, जबकि बुक कीपर को ऐसे कोई पर्सनल जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ है वो बस लिख दो। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के ऊपर बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में से तो क्या बनाया जाता है, अकाउंट। बुक कीपिंग के ऊपर अकाउंटिंग किया जाता है, और अकाउंटिंग के ऊपर यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सब बनाया जाता है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि अकाउंटिंग इज द बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, उसके बाद पिक्चर, तो ऑब्वियस है कि अकाउंटिंग गिव्स कंप्लीट पिक्चर, बद्दी ज माहिती आपी देसे, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, बट बुक कीपिंग फेल्स टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देन लीगल फॉर्मेलिटीज, तो ऑब्वियस है कि अकाउंटिंग के लिए लीगल रूल्स रेगुलेशंस है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज कैन बी कॉम्प्लाइड, कॉम्प्लाइड मतलब फॉलो करना, वेर एज बुक कीपिंग डज नॉट हेल्प इन कॉम्प्लाइंग विथ लीगल फॉर्मेलिटी, उसमें लीगल फॉर्मेलिटी होती ही नहीं है। देन मैनेजरियल डिसीजन, तो ऑब्वियस है कि अकाउंटिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, पर बुक कीपिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, वो तो सिर्फ रिकॉर्ड करता है, आपको जरूरी इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए प्रोवाइड अकाउंट करता है, बुक कीपिंग नहीं। एंड ब्रांचेस, तो अकाउंटिंग की सेवरल ब्रांचेस है, जो कि अभी हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करने ही वाले, 3 ब्रांचेस है, जबकि बुक कीपिंग की ऐसी कोई ब्रांच नहीं है। क्लियर? तो ये जो 10 पॉइंट है उसमें से आपको 5 से 7 पॉइंट कम से कम आने चाहिए, तो आप अपने हिसाब से मोस्ट इजी 7 पॉइंट को प्रिपेयर करके उसको याद रख लीजिए। क्लियर? अभी हम लोग आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आप सबको फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों को मैं ये जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छा लग रहा है, इस तरह के सभी लेक्चर सभी सब्जेक्ट के हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑफलाइन में भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे 3 ब्रांचेस वडोदरा में है, जहां पर सुपर्ब क्वालिटी का एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, और ये सारी की सारी फैसिलिटीज बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, तो आप और आपके दोस्त इसका जरूर से फायदा लीजिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंट के 3 ब्रांचेस है, ये भी आपको 2.5 से लेके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप FY बीकॉम में पढ़ते हो। उसके बाद आपका सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आप SY बीकॉम में पढ़ोगे, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आप SY बीकॉम में ही पढ़ोगे। तो देखिए, सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके साथ प्राइमरीली कंसर्न है, कंसर्न मतलब कनेक्टेड, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के साथ, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 3 चीज है, पहले सारी की सारी चीजों को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने की, फिर उसके ऊपर से प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर उसका अलग अलग पार्टी के साथ कम्युनिकेशन करना, और ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उसके साथ ही ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रूल्स को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है दोस्तों। एंड
एक ही चीज ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, द ओनली लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट इट डज नॉट फर्निश डिटेल इंफॉर्मेशन। आपको डिटेल में जानकारी नहीं देता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग समराइज्ड फॉर्म में होता है, तो डिटेल जानकारी नहीं मिलेगी, आपको समरी मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। जबकि जो दूसरी ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि क्या करते हैं, आपको एसवाई बीकॉम में डिटेल में आएगा, डील्स विथ प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। પડતર કોઈ પણ વસ્તુ કે સેવાનું ઉત્પાદન કરીએ તો ટોટલ કેટલો ખર્ચો થાય છે એની સાથે કનેક્ટેડ છે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ। जो भी गुड्स प्रोड्यूस या सोल्ड हो रहे या तो जो सर्विसेज रेंडर हो रही है, मतलब सेवा पूरी पाड़वामां आवे छे, सर्विसेज रेंडर्ड, उसकी कॉस्ट जानने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये फ्यूचर बेस्ड होता है। और तीसरी कैटेगरी है हमारी, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, ये मेन चीज है, फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट काम है, डिसीजंस लेने हैं, वो काम करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए इंटरनल रिपोर्टिंग, मतलब इंटरनल जरूरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, जो कि फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। और इसी की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। एंड ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है दोस्तों, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक भी। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा और थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड्स और सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखो अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही है, बुक कीपिंग की बात हो रही है। अकाउंटिंग की मेथड्स आगे आएगी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बुक कीपिंग की मेथड। तो बुक कीपिंग में पहली है देसी नामा सिस्टम, जो कि आपको पता है मोस्ट एंशियंट मेथड है, सौथी जूनी, और ऑब्वियस है कि अभी कहां पर यूज भी नहीं होता है, इट इज नॉट यूज्ड, यूज ऑफ दिस मेथड इज रिड्यूस्ड। और ये चीज काम लग सकती है कि दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज वही खाता सिस्टम, वही खाता पद्धतिना नामથી પણ તેને ઓળખવામાં આવે છે। जबकि दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट है, डबल एंट्री सिस्टम, द्विनोंधी नामा पद्धति। और यहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ये डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो इटली के मैथमेटिशियन ल्यूका पैसियोली, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और उन्होंने पहली बार ये डबल एंट्री सिस्टम 1494 एडी में अपने मैथमेटिक्स की एक बुक में उसको मेंशन किया था। 1494 एडी, ईस्वी सन 1494 में इटालीना मैथमेटिशियन ल्यूका पैसियोली, ये आपको याद रखना है। और ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है, एक होती है डेबिट इफेक्ट और दूसरी होती है क्रेडिट इफेक्ट। और ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस इसी मेथड को यूज करते हैं। और हम लोग भी जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम को ही पढ़ते हैं। जबकि तीसरी मेथड जो कि कुछ खास काम की नहीं है, हालांकि एफवाई बीकॉम में आपको इसके बारे में भी पढ़ना आएगा, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक नोंधी नामा पद्धति। तो नाम से ही पता चल जाता है, द्विनोंधीમાં શું હતું, દરેક વ્યવહારની બે અસર। जबकि सिंगल एंट्री में क्या होगा, एक ही एंट्री होगी। अब एक ही नहीं होती है, कुछ ट्रांजैक्शन में दो एंट्री होती है, कुछ ट्रांजैक्शन में एक एंट्री होती है, और कुछ ट्रांजैक्शन में कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड की जाती है। तो देखो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, उसको ही हम लोग कहते हैं सिंगल एंट्री। अगर डबल एंट्री सिस्टम आप अधूरी छोड़ देते हो तो वो हो गई सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसके अंदर याद रखना सिर्फ और सिर्फ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं या दूसरे रियल अकाउंट है लाइक असेट्स के, ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ कैश, कैश मतलब एक तरह से तो रियल ही हुआ, बट रियल के अंदर गुड्स एंड असेट दोनों आते हैं, तो कैश को छोड़ के बाकी के सारे गुड्स या असेट नहीं रिकॉर्ड होते हैं। एंड पर्सनल अकाउंट ये रिकॉर्ड होते हैं, तो पर्सनल एंड कैश ये दो चीजें
सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है। दैट मीन्स कि रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन की ऐसा होगा कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिसकी 2 एंट्री दी जाएगी, कुछ ट्रांजैक्शन की 1 एंट्री दी जाएगी और कुछ ट्रांजैक्शन की 1 भी एंट्री नहीं दी जाएगी। सो दिस सिस्टम इज वेरी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब खामी युक्त है, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी नहीं होती है, भरोसा पात्र विश्वसनीयता नहीं, विश्वसनीयता આની અંદર નથી હોતી। ક્લિયર? તો આ ટોપિક પણ આપણો પૂરો થયો। પણ આ કયો ટોપિક હતો? મેથડ્સ ઓફ बुक कीपिंग। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। दोनों के डिफरेंस को समझना दोस्तों। ये अकाउंटिंग है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 मार्क्स से लेके आपको 5 मार्क्स तक ये क्वेश्चन एक्सटर्नल में या इवन एमसीक्यूज भी इसमें से देखने को मिल सकता है, जिसमें पहली है मर्कंटाइल बेसिस या अक्रूअल बेसिस, જેને આપણે કહીશું વેપારી પદ્ધતિ। अकाउंट લખવાની વેપારી પદ્ધતિ। तो ये मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है? ऑल कैश क्रेडिट एंड स्पेशल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला? ऑल कैश क्रेडिट एंड स्पेशल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो यही मर्केंटाइल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, जबकि जो दूसरी मेथड है दैट इज कैश या रिसिप्ट बेसिस। नाम से ही पता चल जाता है, रोकड़ पद्धति मतलब ओनली ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शन या स्पेशल ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। और इसका यूज काफी लिमिटेड है। सिर्फ कुछ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स या टीचर्स, यही लोग थोड़े बहुत लेवल पे ये कैश बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिजनेस तो भैया ये मर्केंटाइल या अक्रूअल सिस्टम को ही यूज करते हैं। और तीसरा मतलब ये तो बकवास है, क्या खा के ये दिमाग में आया होगा मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है, हाइब्रिड या मिक्स मेथड। अब ये क्या है? मिक्सचर ऑफ मर्केंटाइल एंड कैश। अभी देखो जो मर्केंटाइल सिस्टम है ना दोस्तों, उसमें कैश सिस्टम तो ऑलरेडी है, क्योंकि मर्केंटाइल में कैश, क्रेडिट एंड स्पेशल सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमने मर्केंटाइल और कैश को कंबाइन किया? भाई मर्केंटाइल में कैश ऑलरेडी पहले से ही था, तो ये कुछ पॉपुलर हुआ नहीं क्योंकि सबको पता चल गया, ये तो आप उसको मतलब बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। तो ये कुछ खास पॉपुलर है नहीं। 2 ही मेथड है अकाउंटिंग की, उसमें से मेन जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ मर्केंटाइल बेसिस या मर्केंटाइल मेथड ही है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अभी हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद करवा दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सेलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं तो सास इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में एंड एप्लीकेशन मोड पे बहुत ही बढ़िया लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्टूडेंट अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों बढ़ा के कॉमर्स स्ट्रीम में एक बहुत ही सुपर साइनिंग फ्यूचर बना सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये वाला टॉपिक भी दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी काम का है और साथ में इंटरनल एग्जाम में MCQ के लिए भी ये टॉपिक काम के है। अभी ये जो टॉपिक है दोस्तों ये बताता है कि हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका यूज कौन कौन लोग करते हैं और कौन से पर्पस के लिए करते हैं। तो जो यूजर्स है उसको 2 कैटेगरी में बाइफरकेट किया जाता है। एक होता है इंटरनल यूजर्स मतलब आंतरिक पक्षकारों एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स मतलब बाह्य पक्षकारों। पक्ष नहीं पक्ष। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हम यहां पर ब्रीफली देख रहे हो, आपको डिटेल में देखना हो तो सास एप्लीकेशन के ऊपर डिटेल वीडियोस भी है। मैं यहां पर आपको मेन चीजें समझाने वाला हूं। तो मैनेजमेंट ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन फॉर बिजनेस। મહત્વના ધંધા માટેના નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવા માટે મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશનનો ઉપયોગ કરે છે। શેર હોલ્ડર્સ मतलब जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद के रखे वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग हमारे जो शेयर खरीदे हुए हैं उसको होल्ड करके रखे या तो बेच दे। कीप यानी कि होल्ड और सेल या डिस्पोज ऑफ मतलब कि क्या मैं
जो शेयर्स है उसको रखूं थोड़ी टाइम के लिए और या फिर बेच के निकल जाऊं। जबकि जो पोटेंशियल शेयर होल्डर है, संभवित शेयर धारक हो, वो जिन्होंने अभी शेयर नहीं खरीदा है, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे और सोचेंगे कि क्या मैं ये कंपनी के शेयर बाय करूं या ना करूं, वेदर टू बाय और नॉट द शेयर ऑफ स्पेसिफिक कंपनी। देन क्रेडिटर्स मतलब લેણદારો, જે બિઝનેસને ક્રેડિટ પર ગુડ્સ કે સર્વિસ આપે છે કાં તો ઉછીના રૂપિયા આપે છે, तो ये लोग यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के ये देखते हैं कि वेदर टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट। दूसरा, अगर क्रेडिट पर गुड्स देते हैं तो कितने टाइम के लिए क्रेडिट दे, 1 महीना, 10 दिन, 2 महीने, और क्या उसके सामने कोई सिक्योरिटी मतलब जामीनगिरी लइए के ना लइए, मतलब कोई मिलकत ગીરો મુકાવીએ કે ના મુકાવીએ, એ ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન જોશે અને નક્કી કરશે કે યાર આનું બિઝનેસ તો બહુ રિસ્કી લાગે છે તો સિક્યોરિટી લઈ લો, ના ના આનો બિઝનેસ તો બહુ જ સરસ છે તો સિક્યોરિટી ના લો તો પણ ચાલે। देन एम्प्लॉइज, उनको तो क्या है, हमको सैलरी चाहिए, हमको जॉब सेफ्टी चाहिए, हमको बोनस चाहिए, हमको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, मतलब अपनी डिमांड जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि यार कंपनी तो अच्छा खासा ऐसा बना रही है तो फिर हमको भी फायदा दो, तो वो अपनी जो डिमांड है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के मैनेजमेंट के सामने रखती है। देन टैक्स अथॉरिटी, ऑब्वियस है उनको तो क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करने, भाई तुम कितना टैक्स पे करने वाले हो, तो लाओ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखे और पता करे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है। देन कस्टमर जो कि हमारे गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं, तो उनको क्या चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर, तो वो प्राइस पॉलिसी बिजनेस की क्या है वो जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। फॉरेन एंटरप्रेन्योर लाइक इलॉन मस्क है या मार्क जकरबर्ग है, तो वो इंडिया के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो वो ये देखेंगे कि भाई ये बिजनेस के अंदर पैसा हम लगा सकते हैं या नहीं, ये बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं या नहीं, वो जानने के लिए उस बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो क्या देखती है कि भाई बिजनेस जो है वो प्रॉपर काम करती है ना, क्योंकि उनका काम क्या है, रेगुलेशन को फॉलो करवाना, कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हैं ना, तो दे सी दैट द बिजनेस इज वर्किंग स्मूथली विदाउट एनी इररेगुलरिटी, मतलब कोई स्कैम नहीं हो रहा है ना, ये देखने का काम ये रेगुलेटरी बॉडीज करती है। देन प्रोफेशनल बॉडीज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको तो क्या करना होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस बनानी होती है, तो दे प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकाउंटिंग गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय रिफरिंग दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट होते हैं लाइक हिंडनबर्ग, नाम सुना है, अदानी को इसका नाम सुनते ही पसीने आ जाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अदानी के रिपोर्ट अकाउंटिंग के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे और रिसर्च करेंगे कि एक बिजनेस कैसे पैसे अर्न कर रहा है, क्या ये सब सही तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है, मतलब वो रिसर्च करने का काम करता है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना है, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, लाइक जीएसटी लगाए या ना लगाए, तो इसके लिए वो बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ, वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक की इंफॉर्मेशन को क्विकली एक बार हमारे पैम्पलेट में से पढ़ लीजिए। ये साहस के पैम्पलेट आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, हिसाबी ख्यालों અને પ્રણાલિકાઓ, जो कि कवर होते हैं अंडर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP फुल फॉर्म याद रखना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोस बेसिक रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट, वो रूल्स है अकाउंटिंग लिखने के, एक्शन के, विच आर अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, मतलब दुनिया भर के सभी अकाउंटेंट ने जो रूल्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किए हैं उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, जिसके अंदर दो चीजें कवर होती है, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब हिसाबी ख्यालों, एंड दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, हिसाबी प्रणालिकाओं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हिसाबी ख्याल। तो देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या चीजें आएगी, तो सबसे पहले
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग, तो मेन वर्ड क्या याद रखना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर दोज बेसिक एजम्पशन, ए मुख्य या पायानी धारणाओं या पोस्ट्यूलेट्स और कंडीशंस, पर मेन वर्ड यही है एजम्पशंस, मुख्य अथवा पायानी धारणाओं, अपॉन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर दोज बेसिक एजम्पशंस अपॉन विच साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। अब इसके अंदर 10 अलग अलग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा नाम है या तो फिर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, पेढ़ीना अथवा धंधाना अलग सातत्यनो सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि भाई बिजनेस यूनिट जो है इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस जो है वो उसके ओनर से अलग है। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर जो है एंड साहस इंस्टीट्यूट जो है, ये दोनों ही एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। और जो भी अकाउंट लिखा जाएगा वो सारा का सारा अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से लिखा जाएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो मेन चीज क्या याद रखनी है, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब धंधो एक बार शुरू કર્યો ને લાંબા સમય સુધી ચાલ્યા જ કરશે। देखो क्या बोला है, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडिफाइनाइट टाइम इन फ्यूचर। इनडिफाइनाइट टाइम मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब आपने एक बार 2021 में बिजनेस शुरू किया तो फिर आप ऐसा ही एज्यूम करोगे कि 22, 23, 24, 25, 26, 50, 55, 56, 61 मतलब चलता ही रहेगा, 2060, 70 चलता ही रहेगा बिजनेस। तो मेन चीज ये है जो येलो हाईलाइट किया है वो कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। और एमसीक्यू के लिए ये दो चीजें काम लग सकती है कि फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, दैट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू के लिए काम का है। और जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उसको भी हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में बाइफरकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसीलिए तो हम करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को अलग करते हैं। अगर बिजनेस फिक्स ही ड्यूरेशन का हो तो क्या करंट और क्या नॉन करंट, तो ये दो चीजें आपको एमसीक्यू के लिए काम लग सकती है। देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, they are recorded in books of accounts, and transactions which cannot be measured in terms of money even though they are important, they are not recorded। मेन चीज क्या है, मनी में मेजर हो सकता है ट्रांजैक्शन तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। देन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने कहा था कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है, तो गोइंग कंसर्न के बाद पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस की लॉन्ग लाइफ है ना, दैट लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट और स्मॉल पार्ट्स, और ये जो स्मॉल पार्ट है वो जनरली 12 महीने का होता है, यानी कि 1 साल का, जो कि नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम लोग FY फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च